फोटोग्राफी यानी फोटो खींचना वर्तमान और भविष्य के लिए तो होता ही है, लेकिन दस्तावेज होता है पूरा इतिहास का अतीत, और उस जीवन के बीते हुए वक्त को हम जिस तरीके से आज सजोते हैं उसके लिए भविष्य में इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, ये बताएंगे मनमोहन शर्मा। मनमोहन शर्मा लखनऊ के एक बड़े फोटोग्राफर हैं और मुझे गर्व इस बात का कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। अचानक आज मुलाकात हो गई मनमोहन से। कई अखबारों में काम किया, लेकिन ख़ास तौर पे माया में काम किया है। माया एक मैगजीन हुआ करती थी जो बंद हो गई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इलाहाबाद छपती थी लेकिन पूरे देश दुनिया में उसकी धाक हुआ करती थी। तो मनमोहन बताओ, ये फोटो क्या है बेसिकली? फोटोग्राफी जैसा भी आपने बताया कि अपने आप में दस्तावेज और आंखों देखी वाला, लिखने में आदमी अपने मन से कुछ बढ़ा चढ़ा सकता है, लेकिन खैर अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो भीड़ भी 200 की भीड़ को 2000 दिखा देते हैं, लेकिन पहले उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो अगर कोई नेता बोल रहा है और हमने जाके वहाँ भीड़ का फोटो खींचा तो दिखाई दे जाता था कितनी भीड़ है। तो अब कोई उसका शुभचिंतक या उस पार्टी का बंदा ये दावा करता था कि 5000 नहीं 50,000 की भीड़ थी, तो जब फोटो दिखाता है तो 50,000 की भीड़ दिखनी भी चाहिए। तो इसलिए फोटो बड़ा महत्व, और फिर फोटो आदमी को उस जगह पर घटना स्थल पर ले जाती है। हाँ, ले जाता है, प्रमाण बनता है। फोटोग्राफरों में मैंने देखा कि फोटोग्राफर तो मुझसे भी बहुत अच्छे रहे, बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर रहे। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। फोटोग्राफी की दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत जान जोखिम डाल के फोटोग्राफ्स जान दी है, और संजीव प्रेमी ने जान दिया है। उनके पिताजी सतपाल प्रेमी ने भी बहुत जबरदस्त हस्ताक्षर हुआ करता था फोटोग्राफी का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो प्रदीप शाह हुआ करता था कुमाया, वही बहुत अच्छा छाबड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो थापा है, थापा ने तो कमाल कर दिया। और ये दूसरा जो किशन सेठ, इन लोगों ने बहुत गंभीर काम किए हैं। राजू तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया, दुर्भाग्यतः उसका मौत हो गया। लेकिन इन लोगों ने बहुत जोखिम किया है, लेकिन प्रमाण जुटाए हैं। ये उनके खासियत ये रही। वही ज़ील, वही इच्छा शक्ति आज भी फोटोग्राफरों पे है या नहीं? पहले फोटोग्राफर फोटोग्राफी करता था, अब कैमरा करता है। अच्छा, क्या कैसे फर्क आया? क्योंकि सारी चीजें कैमरा इतना सेंसर वगैरह उससे लगाकर उसको बढ़िया बना दिया गया है। कि अब आपको कहीं फोटो खींचते समय ये नहीं देखना कि इस कमरे में लाइट कितनी है, उसका सेंसर लगा हुआ अपने आप रीड कर लेगा और उसी हिसाब से उसका अपर्चर, उसकी स्पीड, उसका असर समझ पे आया है या हरामखोर होता जा रहा है? नहीं, हरामखोर नहीं। उसके अंदर भी आपको उतना नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा कैमरा खींचना है, किस जगह पर खींचना है। एक छोटा मोटा तो काम आप चला लेंगे, लेकिन अच्छी फोटोग्राफी के लिए अच्छे कैमरों के साथ साथ अच्छी समझ की भी बहुत जरूरत है। और पढ़ाई लिखाई तो उस टाइम भी जरूरी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। उस टाइम पर आदमी अभ्यास से कर लेता था काम। अब अभ्यास के साथ साथ सारा उसका ऊपर मॉनिटर बना हुआ, सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब आपको इतना पढ़ना आना भी चाहिए कि आप उसको बढ़िया पढ़कर और उसके उसी हिसाब से कैमरा चलाएं। वही कहना चाहता हूँ कि खबर का जो अंतर्व्यथा होती है या उसका अंदर का सौंदर्य होता है, क्या हर फोटोग्राफर में होता है या नहीं? नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। हर फोटोग्राफर अपने अपने, अब पहले एक फोटोग्राफर, 2 फोटोग्राफर या 3 फोटोग्राफर। एक होता था स्टूडियो का फोटोग्राफर जो अपनी दुकान लगाकर आप गए अपने परिवार के साथ। हम तो न्यूज़ पे ही बातचीत करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ फोटोग्राफी का मामले में, तो वो फोटोग्राफी कर लेता था। एक होता था वो कहते थे ये वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करता है भैया, ये वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करता है। और एक न्यूज की फोटोग्राफी करता था। अब फोटोग्राफी में भी कई विधा हो गई कि साहब ये डांस के फोटो खींचते हैं, ये फैशन शो के फोटो खींचते हैं, ये फिल्म की शूटिंग के फोटो खींचते हैं, ये शादी के फोटो खींचते हैं। अब शादी के टाइम पर एक फोटोग्राफर जाता था शुरू से लेकर आखिरी तक। उसको ये होता था कि 50 फोटो के अंदर पूरा एल्बम बनाना है, क्योंकि फोटोग्राफी बहुत महंगी चीज थी। और फोटोग्राफर उस टाइम जाता था तो फोटोग्राफर
को एक अच्छा रईस आदमी ही शादी ब्याह में बुक करता था। हर आदमी शादी ब्याह में फोटोग्राफर को नहीं बुक कर सकता था, क्योंकि महंगा पड़ता था मामला। तो और एक एक फोटो खींचते समय ये ध्यान दिया जाता कि ज्यादा फोटो ना हो जाए। वो अगला भी कहता था भैया 50 फोटो से हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, अगर आप ज्यादा खींचेंगे मैं लूंगा नहीं। कभी कभी अगर आपने गलती से ज्यादा खींच भी दिए तो वो छांटते समय कह देता था मैं 50 फोटो लूंगा। कब से शुरुआत की कैमरा जब मैं समझे 8वीं में पास हुआ, तो उस टाइम पर जैसे बच्चों को लालच दिया जाता है, तो उस टाइम यही लालच होता था कि पास हो जाओगे तो फिर तुम्हें जो कहोगे ले देंगे। तो उसको जिंदगी में शामिल कर लिया। हाँ, तो उसमें जब 4-5 साल का था, 4वीं-5वीं पास हुआ, तो उन्होंने कहा क्या क्या लेना है। तो मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे घुमाने ले चलो, फिर मैं बताऊंगा क्या लेना है। तो पिताजी मुझे छुट्टियों के दिन, गर्मियों के दिन छुट्टियां हो जाती थी रिजल्ट निकलने के बाद, तो चिड़ियाघर गए। वहाँ चिड़ियाघर में मैंने हाथी का बच्चा देखा। मैंने कहा ये लेना है। वो भी हक्के बक्के हो गए। मैंने कहा आपने कहा था जो को भी ले देंगे, मुझे यही ले दो। हमारे पिताजी भी बड़ा प्यार करते थे और समझते थे कि जीवन को कैसे जिया जाता है। कढ़े हुए बहुत थे। वो कहने लगे ठीक। वो मुझे उस टाइम पर, ये सन 70-71 की बात होगी, वो मुझे ले गए चिड़ियाघर के डायरेक्टर के पास। वहीं अंदर उसका डायरेक्टर का ऑफिस था। तो वहाँ वो ले गए, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब हैं, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उस टाइम इतनी औपचारिकताएं नहीं होती थी, डायरेक्टर भी अपना कमरे में बैठा होता था, चिड़ियाघर का पूरा मैनेजमेंट देखता था। ये गए और उनको बताया कि ये मेरा बेटा है, अभी इसने 4वीं क्लास पास किया है, मैंने इसको वादा किया था कि जो कहोगे ले देंगे, और ये आया तो इसने अब यहाँ पर आपके यहाँ हाथी का बच्चा देखा है, ये कह रहा है इसको ले देना है, मुझे चाहिए। तो बताइए आप हाथी का बच्चा कितने का बेचेंगे। डॉक्टर भी समझ गया कि बच्चे का मन बहलाने के लिए ये ले आए हैं। अरे उसने कहा बेचेंगे क्या, बच्चा पास हुआ है तो हम फ्री दे देंगे, आप ले जाइए। अब मैं भी बड़ा खुश, सारा फ्री में मिल गया हाथी का बच्चा। उसने कहा लेकिन एक चीज बताइए, इसको आप रखेंगे कहाँ, ये तो थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा, आपका कितना बड़ा मकान है, बड़ा वाला हाथी भी आ जाएगा। तो हमने कहा नहीं, बड़ा वाला तो नहीं आएगा, ये बच्चा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बच्चा तो है, थोड़े दिन में बड़ा होगा, फिर इसको कहाँ रखोगे। अब हम भी सोच में पड़ गए कि थोड़े दिन में बड़ा तो हो गई, ये मालूम था। फिर इतना खाना खाएगा, उसके लिए पत्ते कहाँ से लाओगे। तो हमने कहा हमारे उधर बड़े पेड़ हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब ये भूखा होगा तो फिर ये दीवारें तोड़ेगा। क्या बात है, इसको रोज खाना खिलाना पड़ेगा। मतलब मैं देख रहा हूँ बाल मनोविज्ञान कितना गजब होता है, उसको समझाना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो उन्होंने कहा ये खाना मांगेगा और तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, ये इसी को साथ लगे रहोगे, और फिर तुमको तो ये प्यार करेगा। तुम्हारा कोई दोस्त यार आएगा, अगर इसने सूंड में लपेट के मार दिया फिर रोज लड़ाइयाँ होंगी। इतनी लीद करेगा, इसकी लीद कौन उठाएगा। और तुम कितनी रोटी खाते हो। तो हमने कहा 3। तो उसने ये एक बार में खाएगा 300, इतनी रोटी पकाओगे, पूरा तुम्हारा महीने भर का राशन एक दिन खाएगा। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर प्रोग्राम कैंसिल। उन्होंने कहा वैसे आप ले जाना चाहो तो फ्री ले जाओ, हम कोई दिक्कत नहीं, हम तो कोई आएगा दे देंगे, और तुम तो पास हुए हो, तुम्हें तो जरूर देंगे। तो एक बातों में मुझे ये बात याद आ गई, तो मैंने ये शेयर की। फिर बाहर निकल आए, बाहर निकल के फिर मेरे पापा मुझे ले गए नखास। अच्छा। तो वहां चिड़िया बाजार लगता है आज भी। तो वहां पर फिर वो मुझे ले गए चिड़िया बाजार। उन्होंने कहा ठीक है। तो उससे 2 फायदे थे। ये देखिए उस टाइम पर बच्चे को, जैसे आजकल लोग बच्चों को मोबाइल ले देते हैं या सारा दिन टीवी पे खड़े रहते हैं, खेलने कूदने के लिए बाहर दूर दूर भाग जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको एक ऐसी चीज दे दें जिससे ये घर में बंधा रहे और इसको जिम्मेदारियों का भी एहसास हो।
तो मैंने वहां कहा तोता, तो उस टाइम मैंने 75 पैसे का तोता खरीदा हमारे पिताजी ने। तोता? हाँ, तोता का बच्चा, छोटा सा बच्चा, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही छोटे बच्चे आते हैं। तो छोटा एक तोते का बच्चा खरीदा। 1.5 रुपए का कबूतर का जोड़ा खरीदा, और करीब 2 रुपए 2.5 रुपए का हमने खरगोश का जोड़ा खरीदा। तो 3 चीजें मैं ले आया। पिताजी ने 3 पिंजरे लिए और हमारे को साथ में रिक्शे पे बैठ कर हम लोग घर आ गए। अब मेरी ड्यूटी हो गई कि तोते के लिए भी उसको खाना देना है, कबूतर के लिए भी, कबूतर को भी दाना देना है, और खरगोश के लिए भी पत्ती काटनी है। तो रोज उनको ये था कि इसको जानवरों से प्रेम हो जाएगा, और ये जो बाहर इधर उधर भागने का तड़प होती है उस उम्र में, बच्चे बाहर निकल के भागना चाहते हैं, अपने यारों दोस्तों के साथ भागते हैं, फिर बाहर लड़ाई झगड़े करते हैं, चोट चपेट खाते हैं। तो ये इसी में बिजी रहेगा। तो उससे मेरा क्या हुआ कि मेरा एक जानवरों के प्रति लगाव हो गया, और मैं घर ही में बंद गया। तो फिर वो धीरे धीरे कबूतरों ने भी अंडे बच्चे दिए, तो कबूतर और हो गए, खरगोशों ने भी खूब बच्चे दे दिए, तो मेरे पास खरगोश भी खूब हो गया। तो मेरी दिनचर्या उसी में हो गई। तो श्वेत श्याम से लेकर के रंगीन तक की पूरी जिंदगी जी है मनमोहन शर्मा ने। आज भी उतना ही जीवंत व्यक्ति है। बुढ़ापा आ गया यार, हमारे भी आ गया, वो समस्या नहीं है, लेकिन वो एक उन्माद आज भी मनमोहन के अंदर मौजूद है। आज भी मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मेरे पास कैमरा होता है। तो अगली बार दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, अपने दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती लिए कुमार समीर को इजाजत दीजिए। नमस्कार जी।